गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज डॉक्टर पारस जैन और आज हम बात करेंगे क्लास 11th एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे तो हम लोग पहले देखेंगे कि बायो का मतलब क्या होता है। आपको पता होगा BIO बायो मीन्स होता है लाइफ या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म। लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म समझ सकते हैं। तो बायो का मतलब चल गया लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं हम। लाइफ मतलब हो गया, ठीक है, बायो मीन्स लाइफ और लाइफ का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा, जिनके अंदर जान है, उन ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। और क्लासिफिकेशन का मतलब होता है बंटवारा करना, डिवाइड करना, ग्रुपिंग करना। तो आपको पता होगा कि दुनिया में कितने टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म चैप्टर 1 में पढ़ा होगा आपने। चैप्टर 1 में पढ़ा होगा आपने कि अबाउट 1.7 से 1.8 मिलियन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म धरती पर है। कितने तरह के ऑर्गेनिज्म है? 1.7 टू 1.8 मिलियन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। गिनती नहीं है, टाइप्स है। जैसे दुनिया में जितने ह्यूमन है सबको मिलाकर 1 काउंट करो, सारी गाय को मिलाकर 2, सारी बकरी 3, सारे भैंस 4, जितने तरह के ऑर्गेनिज्म, कितने तरह के ऑर्गेनिज्म है? 1.7 टू 1.8 मिलियन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। और जब इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, इतने सारे ऑर्गेनिज्म है जिनमें जान है, जो जीवित है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उनको सबको एक साथ पढ़ पाना बड़ा मुश्किल होता था। तो उनको पढ़ने के लिए उनको कई सारे ग्रुप में बांट दिया गया। कई सारे ग्रुप में बांटकर पढ़ेंगे और इसी ग्रुपिंग करने को बोलेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मीन्स बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर लाइफ है, जिनके अंदर जीवन है, उन ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में बांटकर पढ़ेंगे, उनको डिवाइड कर पढ़ेंगे। और इस बात को पढ़ने के लिए बहुत सारे साइंटिस्टों ने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए। और हम पहले पढ़ने से पहले, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उन साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन पढ़ने वाले हैं जिन साइंटिस्टों ने बहुत सारे कंट्रीब्यूशन किए। ठीक है, तो स्टार्ट कहां से हुआ? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट कहां से हुआ? हिस्ट्री पढ़ते हैं पहले, थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे चैप्टर। तो सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम आता है एरिस्टोटल, ARIS, एरिस्टोटल। इनको हिंदी में अरस्तु के नाम से भी जानते हैं, एरिस्टोटल या अरस्तु दोनों। ठीक है, इन्हें एक और नाम से भी जानते हैं, पता होगा आप लोगों को। इनको क्या बोलते हैं? सभी को पता होगा, फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। पूरी बायोलॉजी के फादर कौन, आपसे कोई पूछे तो आंसर होगा एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं और इन्हें हम फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से भी जानते हैं। फादर ऑफ जूलॉजी आपसे कोई पूछे, आपका आंसर क्या होगा? फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? एरिस्टोटल। फादर ऑफ पूरी बायोलॉजी के फादर कौन है? एरिस्टोटल। इतने महान साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बायो के बारे में पहली बार बताया, बायोलॉजी को पूरा समझाया। तो फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल। फादर ऑफ जूलॉजी, ठीक है, जूलॉजी बॉटनी समझते हैं, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी तीन टर्म समझते हैं। बायो मीन्स लाइफ, लॉजी मीन्स स्टडी, LOGY। लॉजी का मतलब है स्टडी करना। तो जीवन की स्टडी करना, जीवन के बारे में जिसमें जान है, सिर्फ उन ऑर्गेनिज्म को पढ़ना बायोलॉजी कहलाता है। और अगर प्लांट के अंदर जान है कि नहीं है? हाँ है। प्लांट की स्टडी करने को बॉटनी कहते हैं और एनिमल की स्टडी करने को जूलॉजी कहते हैं। तो ये जूलॉजी के फादर थे। जू मतलब एनिमल, एनिमल की स्टडी करते हैं। जूलॉजी के फादर एरिस्टोटल, पूरी बायोलॉजी के फादर एरिस्टोटल। हिंदी में अरस्तु कहते हैं इनको, कंफ्यूज मत करना, अरस्तु और एरिस्टोटल एक ही है। अगली बात करते हैं, एरिस्टोटल ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जितने भी दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से 2 पार्ट डिवाइड किया? दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनको 2 पार्ट डिवाइड किया, प्लांट और एनिमल। 2 भाग में बांटा, कहा प्लांट होंगे या एनिमल होंगे, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। दुनिया में सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। वो कौन से 2 पार्ट थे? प्लांट और एनिमल। किसने काम किया? एरिस्टोटल नाम के साइंटिस्ट ने। दुनिया की सबसे पहली बार क्वेश्चन एग्जाम में अगर आए, नीट के एग्जाम में, कि फर्स्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाज डन बाय, आंसर होगा पहली बार बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किसने किया? एरिस्टोटल ने। कौन कौन से ग्रुप में बांटा?
प्लांट एंड एनिमिलिया। अच्छा, प्लांट जो थे, प्लांट को किसी और ग्रुप में बांटा, हाँ प्लांट को भी बहुत सारे ग्रुप में बांटा, तो बोले प्लांट को इन्होंने 3 ग्रुप में बांट दिया। इन्होंने जितने भी प्लांट थे दुनिया में सारे प्लांट्स को 3 ग्रुप में बांट दिया। कौन कौन से ग्रुप थे उनके? तो दुनिया में जो सबसे छोटे प्लांट थे, छोटे छोटे, ठीक है, जो बहुत छोटे छोटे प्लांट होते हैं, घास जैसे घास हो गई, बहुत छोटे छोटे प्लांट, उनको हर्ब कहा। हर्ब मतलब छोटे प्लांट, HERB, हर्ब। हर्ब मतलब स्मॉल साइज प्लांट, छोटे छोटे साइज के जो प्लांट थे उनको हर्ब के नाम से जाना, ठीक है। फिर कुछ प्लांट्स को उन्होंने श्रब कहा। श्रब, श्रब किसे कहते हैं? ऐसे प्लांट जो थोड़े बड़े थे, झाड़ीदार पौधे, जैसे कि झाड़ियां जिसमें होती हैं उन पेड़ों को कहा श्रब के नाम से जाना। और ऐसे प्लांट जो बड़े बड़े होते हैं उनको ट्री कहा। तो प्लांट कितने तरह के हैं? 3 तरह के, हर्ब, श्रब और ट्री, ठीक है। किसने बताई ये बात कि 3 तरह के पेड़ होते हैं? अरिस्टोटल ने बताया। फिर रिपीट करते हैं शुरू से। दुनिया में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, 2 तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट और एनिमल। ये बात बताई अरिस्टोटल ने। कहा दुनिया में 2 तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट है और एनिमल है, ठीक है। अब पूछे प्लांट कितने तरह के होते हैं? तो अरिस्टोटल जी ने बताया कि प्लांट 3 तरह के होते हैं। छोटे साइज के प्लांट्स को कहते हैं हर्ब, मीडियम साइज के प्लांट कहते हैं श्रब, और बड़े साइज के प्लांट को कहते हैं ट्री। हर्ब, श्रब और ट्री, 3 तरह के प्लांट हैं, ठीक है। आपसे कोई पूछे, जल्दी से बताइएगा, आपके घर पे जो धनिया पत्ता, या हम बात करें घास, घास किस में आएगी? हर्ब में, श्रब में, ट्री में? छोटा सा प्लांट है या बड़ा प्लांट होता है, ट्री होता है? तो मालूम होगा हर्ब में आएगी घास। आपसे कहे नींबू का प्लांट, लेमन का ट्री, लेमन का जो प्लांट होता है वो हर्ब है, श्रब है या ट्री है? बहुत बड़ा होता है या छोटा सा होता है या मीडियम साइज का होता है? आपको मालूम होगा झाड़ीदार पेड़ होता है नींबू का, तो किस में आएगा? श्रब में आएगा। और आम का प्लांट, पीपल का, नीम का, सबको पता होगा बहुत बड़े बड़े प्लांट होते हैं, वो ट्री कहलाते हैं। तो आपको मालूम चल गया, वुडी नेचर का होगा तो ट्री, और नॉन वुडी नेचर का होगा तो हर्ब, ठीक है। लकड़ी अगर मोटी मोटी लकड़ी होती है तो ट्री है, और मोटी मोटी लकड़ी नहीं होती है उसमें तो समझ जाना हर्ब है। और इन दोनों के बीच में आता है श्रब। श्रब में क्या होता है? श्रब की खास बात है झाड़ीदार आते हैं, झाड़ियां आती हैं, ठीक है, समझ में? जैसे बेर का प्लांट, ठीक है, बोर जिसे कहते हैं मराठी में। तो ये सभी प्लांट आपने समझ में आया। तो प्लांट को 3 भाग में किसने बांटा? एरिस्टोटल ने। कौन कौन से 3 पार्ट थे? हर्ब, श्रब और ट्री। फिर एनिमल को भी बांटा क्या? हाँ, एनिमल को भी बांटा। एनिमल को कितने भाग में बांटा? एनिमल को मात्र 2 भाग में बांटा। कौन कौन से 2 पार्ट थे? ऐसे एनिमल जिनके शरीर में रेड ब्लड सेल थी, लाल रंग का खून था, रेड ब्लड सेल आरबीसी थी, जिनका खून लाल रंग का होता था। जिनके शरीर में आरबीसी होगी, रेड ब्लड सेल होंगी, उनका खून लाल रंग का होगा। जिनका खून लाल रंग का था और जिनका खून लाल रंग का नहीं था, इसका 2 भाग में बांटा। कौन कौन से ग्रुप में? हैविंग रेड ब्लड सेल, जिनके पास रेड ब्लड सेल थी, जिनके पास खून जिनका लाल था, हैविंग रेड ब्लड सेल। और दूसरा ग्रुप किसे बांटा? डू नॉट हैव, डू नॉट हैव आरबीसी, जिनके पास खून नहीं था, रेड ब्लड सेल नहीं थी, जिनके शरीर में लाल रंग का खून नहीं होता। इस तरह 2 भाग में बांटा। जिनके शरीर में लाल रंग का खून होता है उन्हें क्या नाम से पुकारा? उन्हें एनाइमा के नाम से पुकारा। एनाइमा, ENAIMA, एनाइमा। और जिनके शरीर में नहीं था लाल रंग का खून, उन्हें क्या कहा? उन्हें कहा इनाइमा। एनाइमा, ANIMA। देखेंगे डिफरेंस क्या है एनाइमा और इनाइमा में। यहाँ पे पहला अक्षर ई है, ई फॉर इनेबल है, इनाइमा। और यहां पर पहला अक्षर है एनाइमा, ए फॉर अब्सेंट, अब्सेंट। जिनके पास रेड ब्लड सेल नहीं थी, अब्सेंट थी, उनके लिए अब्सेंट का पहला अक्षर क्या होता है? ए, इसलिए ए लगा दिएगा, एनाइमा। एनाइमा में रेड ब्लड सेल नहीं होंगी और इनाइमा में रेड ब्लड सेल होंगी। इतनी बात आपको समझ में आई? एनाइमा लिखा है, ए लगा हुआ है, मतलब रेड ब्लड सेल नहीं होगी, अब्सेंट होगी, ए फॉर अब्सेंट। और इनाइमा मतलब रेड ब्लड सेल होगी।
तो बताइए, मेरे शरीर में काटेंगे मेरे बॉडी को अगर कहीं से, तो वहां से रेड रंग का ब्लड निकलेगा या नहीं निकलेगा? मेरे शरीर में रेड ब्लड है या नहीं है? अगर है तो हम क्या कहलाएंगे, इनाइमा या एनाइमा? ह्यूमन किसका एग्जाम्पल मानने लगा? इनाइमा। गाय भैंस बकरी कुत्ता बिल्ली सबको देख लेना, किसके अंदर लाल रंग का खून होगा? वो इनाइमा होंगे। जिनके अंदर रेड ब्लड सेल नहीं होंगी, लाल रंग का खून नहीं होता होगा, वो एनाइमा कहलाएंगे। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन है, आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि आप ऐसे एनिमल्स का नाम सर्च करिए जिसके शरीर में लाल रंग का खून नहीं होता, आरबीसी नहीं होती, हमारी तरह लाल रंग का खून नहीं है जिनका, ऐसे एनिमल का जिनका रंग ऑल कलर का ब्लड होता है। ठीक है, बहुत ऑर्गेनिज्म मिलेंगे आपको, आप सर्च करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो हमसे कमेंट में पूछिएगा, आंसर जरूर देंगे आपको। आप पहले अपने लेवल पे सर्च करिए कैसे कौन से एनिमल होते हैं जिनके शरीर में लाल रंग का खून नहीं होता, एनाइमा में आते हैं। गाय भैंस बकरी कुत्ता बिल्ली किसी को देखो सबके शरीर में लाल रंग का खून होता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जिनके शरीर में लाल रंग का खून नहीं होगा। किसने इतना सोच डाला? एरिस्टोटल जी ने, एरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी ने इतनी दूर तक सोचा। फादर ऑफ बायोलॉजी भी हैं और फादर ऑफ जूलॉजी भी हैं। इन्होंने प्लांट और एनिमल दो भाग में सारे ऑर्गेनिज्म को बांटा, और प्लांट को तीन भाग में बांटा, हर्ब श्रब और ट्री। एनिमल को दो भाग में बांटा, एनाइमा और एनाइमा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, अगर नहीं है तो अगले साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन पढ़ने जा रहे हैं हम। अब हमारे पास एरिस्टोटल जी से मिल लिए, बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं एरिस्टोटल जी, उनसे मिल लिए। अब दूसरे महान साइंटिस्ट से मिलते हैं। बताइए दूसरे महान साइंटिस्ट कौन थे? हमने पढ़ा फादर ऑफ बायोलॉजी पढ़ लिया, फादर ऑफ जूलॉजी पढ़ लिया। अब हमको जरूरत है जानने की कि फादर ऑफ बॉटनी कौन है, बॉटनी के फादर कौन है? हमको बॉटनी के फादर से मिलने की इच्छा हो रही है। किसी को पता है बॉटनी के फादर कौन है? जान लीजिए, बॉटनी के फादर का नाम है थियोफ्रास्ट, THEOPHRASTUS, थियोफ्रास्टस। ये बॉटनी के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और इसीलिए इनको फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, ये स्टूडेंट रहे हैं किसके, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, अरिस्टोटल जी के स्टूडेंट रहे हैं, उनके स्टूडेंट थे। वो तो पूरी बायोलॉजी के फादर थे अरिस्टोटल, और उन्होंने पास पूरी बायोलॉजी का नॉलेज था। सबसे ज्यादा वो किसके फादर माने गए? जूलॉजी में ज्यादा उन्होंने रिसर्च किया, लेकिन ये उनके स्टूडेंट थे, इन्होंने ज्यादा बॉटनी में रिसर्च किया और इसलिए इनको फादर ऑफ बॉटनी बोल दिया गया। तो थियोफ्रास्ट कौन है, थियोफ्रास्टस कौन है? फादर ऑफ बॉटनी। और इन्हें फादर ऑफ एंशियंट प्लांट टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ एंशियंट प्लांट टेक्सोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। तो आप याद रखिए किसके किसके फादर है? ये दो चीज के फादर है। किसके किसके दो बेटे हैं इनके, कौन कौन से? फादर ऑफ बॉटनी भी है ये, और ये फादर ऑफ एंशियंट प्लांट टेक्सोनॉमी है। एंशियंट पुराने जमाने की, एंशियंट वर्ड ध्यान रखना, पुराने जमाने की प्लांट टेक्सोनॉमी। एंशियंट प्लांट टेक्सोनॉमी के फादर कौन है? थियोफ्रास्टस। दो वर्ड आप याद रखिएगा। शुरू से रिवाइज करते हैं अभी तक की क्लास को। हमने कहा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना बायोलॉजी है। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने के लिए क्या बहुत आसान है लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दुनिया में बहुत तरह के ऑर्गेनिज्म है, 1.8 मिलियन टाइप के ऑर्गेनिज्म धरती पर है लगभग। तो इतने सारे ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना आसान करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, उसको ग्रुप में बांटना पड़ेगा जिससे उसको पढ़ना आसान हो जाए। तो क्या किया इन्होंने? सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में बांट दिया स्टडी करने के लिए। सबसे पहली बार किसने बांटा ग्रुप में? तो दुनिया के महान साइंटिस्ट जिनका नाम था एरिस्टोटल, उन्होंने किया एक काम। एरिस्टोटल ने क्या किया? सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप में बांटा। कौन कौन से? जल्दी से बताइए कौन कौन से दो ग्रुप थे? प्लांट और एनिमल्स। ठीक है, प्लांट और एनिमल। अब दुनिया में जितने भी प्लांट थे उनको कितने ग्रुप में बांटा? उनको अगेन 3 ग्रुप में बांटा। कौन कौन से वो 3 ग्रुप थे? हर्ब, श्रब, ट्री। हर्ब में किसको रखा? स्मॉल साइज के प्लांट को,
श्रब में मीडियम साइज के प्लांट को, और ट्री में बहुत बड़े बड़े प्लांट्स को। एनिमल को कितने ग्रुप में बांटा? 2 ग्रुप में। कौन कौन से? इनाइमा और एनाइमा। इनाइमा में किसको रखा? तो इनाइमा उनको रखा जिनके शरीर में लाल रंग का खून है, रेड ब्लड है। और जिनके शरीर में रेड ब्लड नहीं है उनको क्या कहा? एनाइमा। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एब्सेंट, तो एब्सेंट ऑफ रेड ब्लड सेल, जिसमें शरीर में रेड ब्लड सेल नहीं थी उसको एनाइमा के नाम से पुकारा। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए, उनके स्टूडेंट, एरिस्टोटल के स्टूडेंट, जिनका नाम था थियोफेस्टस। थियोफेस्टस को हम फादर ऑफ बॉटनी भी कहते हैं और फादर ऑफ एंशिएंट प्लांट टेक्सोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों नाम से जानते हैं। थियोफेस्टस सिर्फ किसके फादर है? बॉटनी के, मतलब प्लांट के, एनिमल के, तो प्लांट के फादर है। तो ये किसका बंटवारा करेंगे? प्लांट का बंटवारा करेंगे। पूरे एनिमल का, प्लांट एनिमल दोनों करेंगे, सिर्फ प्लांट का करेंगे। फादर ऑफ बॉटनी है ना, ये प्लांट का बंटवारा किया। इन्होंने प्लांट्स को कितने ग्रुप में बांट दिया? इन्होंने प्लांट्स को 4 ग्रुप में बांट दिया, 4 ग्रुप में। जबकि एरिस्टोटल ने कितने बांटा था? 3 ग्रुप में। और इन्होंने थोड़ा सा एक आगे कर दिया, अपने टीचर के काम को थोड़ा आगे बढ़ा दिया। स्टूडेंट थे उनके, अपने टीचर ने इनको क्या क्या पढ़ाया था? उनके टीचर ने इनको पढ़ाया था हर्ब नाम का प्लांट होता है, और सबसे छोटा वाला हर्ब, सबसे बड़ा वाला ट्री, और बीच के साइज का श्रब। इन्होंने कहा नहीं, श्रब में, झाड़ियों में सब कुछ आ जाता है, तो झाड़ियां छोटी झाड़ी है, बड़ी झाड़ी है। इन्होंने 4 भाग में बांट दिया। कैसा कैसा? हर्ब, दूसरा ग्रुप का नाम रखा अंडर श्रब, अंडर श्रब, श्रब और ट्री। मतलब उन्होंने कहा सबसे छोटा होता है हर्ब, हर्ब से बड़ा होता है छोटी झाड़ियां, छोटी झाड़ी से बड़ी होगी बड़ी झाड़ियां, और बड़ी झाड़ियों से बड़े होंगे ट्री। इन्होंने 4 ग्रुप दे दिया, हर्ब, श्रब, ट्री तो पहले से ही था। नया नाम इनका दिया हुआ नाम क्या है? चौथा ग्रुप क्या है? इन्होंने बांटा था प्लांट को अंडर श्रब। अंडर श्रब, श्रब से बड़ा होगा या छोटा होगा? श्रब से छोटा होगा, लेकिन हर्ब से बड़ा होगा। ध्यान समझना। आपके घर में गुलाब का प्लांट लगा हुआ है, गुलाब बताइए छोटी सी घास जैसा है? नहीं है, हर्ब नहीं है, घास जैसा नहीं होता। ठीक है। ट्री है क्या गुलाब का? रोज का प्लांट देखा होगा आपने, क्या बड़ा बड़ा ट्री होता है क्या? नहीं होता, ट्री भी नहीं है, हर्ब और ट्री तो नहीं है। अब झाड़ी है, कौन से ग्रुप में आएगा? झाड़ी में आएगा। अब देखेंगे रोज का ट्री छोटी सी झाड़ी है, और बेर का प्लांट देखेंगे, बोर का प्लांट देखेंगे, तो बोर का प्लांट जो होता है उसका बड़ी बड़ी झाड़ी होती है। तो दोनों अलग अलग ग्रुप में आएंगे ना। बेर आएगा श्रब में और रोज आएगा अंडर श्रब में। छोटी झाड़ी, बड़ी झाड़ी, तो 4 ग्रुप में बांटा एरिस्टोफास्ट ने। कौन कौन से 4 ग्रुप थे प्लांट को? हर्ब, अंडर श्रब, श्रब, ट्री। खत्म हो गया इतनी सी बात। इसके अलावा थियोफास्टस नाम के साइंटिस्ट ने एक और बड़ा काम किया। कौन सा काम कर दिया? बड़ा सा, पूछ लेते हैं इनसे। इन्होंने 3 वर्ड बोले। कौन कौन से? एनुअल, बाइनियल, एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल। ये 3 वर्ड भी इन्होंने मुंह से बोले। कौन कौन से वर्ड बोले? एनुअल, बाइनियल एंड पेरिनियल। इन वर्ड का मतलब क्या था? एनुअल किसके लिए बोला? ऐसे प्लांट जिनका लाइफ स्पैन 1 ईयर के अंदर अंदर, 1 साल से कम समय में जिंदा रहते हैं जो प्लांट। ऐसे प्लांट जो कितने साल जिंदा रहते हैं? लेस देन 1 ईयर, 1 ईयर से कम समय तक जिंदा रहते हैं। मतलब दोज प्लांट हु कैन कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन 1 ईयर। ऐसे पेड़ जो 1 साल से कम समय में ही, 1 साल से कम समय में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। अधिकतम कितने समय तक जिंदा रहेंगे प्लांट? 1 साल से पहले ही मर जाएंगे सब कुछ करके। उन सभी प्लांट को, जो प्लांट लेस देन 1 ईयर जिंदा रहते हैं, उन्हें कौन सा प्लांट बोला? एनुअल प्लांट। एनुअल मतलब, एनुअल एग्जाम होता है ना आपका, एनुअल स्पोर्ट्स डे। एनुअल मतलब 1 साल। 1 साल से कम समय में जो प्लांट जिंदा रहते हैं, 1 साल के पहले मर जाते हैं, उन सभी प्लांट को एनुअल प्लांट का। दूसरा बाई, BI, बाई का मतलब पता है सभी को? बाई का मतलब है 2। तो ऐसे प्लांट जो मोर देन 1 ईयर जीते हैं, 1 साल से ज्यादा जिंदा रहते हैं, मोर देन 1 ईयर, और लेस देन 2 ईयर,
लेस देन 2 years, 1 साल से ज्यादा जिए और 2 साल से कम जिंदा रहने वाले पेड़। जो 1 साल से ज्यादा जिंदा रहते हैं लेकिन 2 साल से कम जिंदा रहते हैं या 2 साल तक जिंदा रहते हैं, उन प्लांट को बाइनियल प्लांट कहा। और तीसरा ग्रुप पेरिनियल, ऐसे प्लांट्स जो कि बहुत साल जिंदा रहते हैं, मेनी ईयर जिंदा रहते हैं, उन्हें कहा मेनी ईयर जिंदा प्लांट को क्या कहा? आपका कहा पेरिनियल प्लांट्स। तो कितने तरह के प्लांट हो गए? 3 तरह के, एनुअल, बाई एनुअल और पेरिनियल। 1 साल जिंदा रहने वाला पौधा, 2 साल जिंदा रहने वाला पौधा और बहुत साल जिंदा रहने वाला पौधा। तो सोच कर आंसर दीजिएगा, हम आपको ऑप्शन देते हैं, आप आंसर दीजिएगा कौन सा आंसर है। राइस, राइस का प्लांट बताओ कितना दिन जिंदा रहता है? आज हमने खेती की राइस की, बताओ राइस का प्लांट कितने समय में कंप्लीट कर लेगा अपना लाइफ साइकिल पूरा? 3 महीने, 4 महीने, 3-4 महीने कंप्लीट कर लेता है, इसलिए किसमें आएगा? एनुअल प्लांट में आएगा। ब्रिंजल का प्लांट या गन्ने का प्लांट देखोगे तुम लगाते हो तो लगभग 2 साल का समय लगता है, 1 साल से ज्यादा समय लग जाता है इसको ग्रो होने में, इसीलिए ब्रिंजल वगैरह किसमें आएंगे? बाइनियल प्लांट में आएंगे। मैंगो का ट्री कितने साल जिंदा रहता है? कई साल जिंदा रहता है। आम, पीपल, बरगद, ये किस प्लांट में आएंगे? पेरिनियल प्लांट। तो इसलिए थियोफास्टस नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया? 3 टर्म दिया, एनुअल, बाइएनुअल और पेरिनियल। किस बेसिस पर 3 टर्म दिए? इन्होंने टर्म दिया उनके लाइफ स्पैन के हिसाब से। अगर लेस देन 1 ईयर जिंदा रहते हैं तो एनुअल, मोर देन 1 ईयर और लेस देन 2 ईयर जिंदा रहते हैं तो बाइनियल, और मेनी ईयर जिंदा सर्वाइव करेंगे तो प्लांट कहलाएंगे पेरिनियल। तो रिवाइज करते हैं, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सबसे पहली बार किसने दिया? एरिस्टोटल ने। ठीक है, उन्होंने कितने ग्रुप में बांटा सारे ऑर्गेनिज्म को? 2, प्लांट और एनिमल्स। प्लांट को कितने ग्रुप में बांटा? 3, हर्ब, श्रब और ट्री। एनिमल्स को कितने ग्रुप में बांटा? 2, एनीमिया और इनाइमा, इनाइमा और एनाइमा। फिर बात करते हैं उनके स्टूडेंट की, थियोफास्टस। थियोफास्टस किसके स्टूडेंट थे? एरिस्टोटल के। इनको फादर ऑफ बॉटनी भी कहते हैं और फादर ऑफ एंशिएंट प्लांट टेक्सोनॉमी भी कहते हैं। इन्होंने क्या क्या किया? प्लांट को 4 ग्रुप में बांट दिया, हर्ब, अंडर श्रब, श्रब और ट्री। ये 4 पार्ट में प्लांट को बांट दिया। ठीक है, और इन्होंने 3 टर्म यूज किए। कौन कौन से टर्म थे वो? एनुअल, बाइएनुअल और पेरिनियल। एनुअल प्लांट किसे कहा? ऐसे प्लांट जो 1 साल से कम समय में मर जाते हैं, 1 साल से कम समय तक जिंदा रहते हैं, उन्हें एनुअल ट्री कहा, एनुअल प्लांट कहा। जो 1 साल से अधिक रहते हैं और 2 साल से कम, बाइनियल, और जो 2 साल से ज्यादा जिंदा रहते हैं उनको पेरिनियल कहा। थैंक यू।